नमस्कार। देश की सर्वोच्च पंचायत में लोकहित पर होने वाली चर्चाओं के कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रत्यक्ष कर से जुड़े विवाद निपटान का मौका देने से संबंधित प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल 2020 राज्यसभा में पास हो गया। इस योजना में तय समय में विवादित टैक्स राशि का भुगतान पर ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं राज्यसभा में विवाद से विश्वास योजना विधेयक 2020 पर चर्चा का सारांश। श्री रविप्रकाश वर्मा जी। सर, बजट स्पीच में भी जो चिंताएं व्यक्त की गई थी, सरकार ने बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स सेट किए हैं और उसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो पैसे का इंतज़ाम करें। आपको 5 सालों में लगभग 103 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है। हर साल आपको 20 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। लेकिन जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं, जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है, वो चिंताजनक है, बहुत कम है। और यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि किस तरीके से वो रेवेन्यू टारगेट्स आप पूरे करें, जिससे कि बजट का जो भी कार्यक्रम है वो उसी हिसाब से चल सके जैसी योजना बनाई गई। तभी अश्विनी जी कह रहे थे कि बजट टारगेट्स हर साल बढ़ते रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती रही। प्रोडक्टिविटी एक बड़ा इश्यू है और आज की तारीख में इस बात से हम लोग चिंतित हैं कि पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे डोलड्रम्स में जा रही। आपने अपनी विशेष योजनाओं के तहत लगभग 38,000 करोड़ रुपए रियलाइज़ किया है, लगभग 1,89,000 केसेस निपटाए हैं। लेकिन अभी भी जो आपकी डिमांड खड़ी हुई है वो 9.32 लाख करोड़ रुपए की है और 4,83,000 केसेस पेंडिंग। बहुत बड़ा काम बाकी। जो हमारा कलेक्शन सिस्टम है उसकी जो एफिशिएंसी है उसकी भी कॉस्ट होती है। जो आप पैसा रियलाइज़ करते हैं, इकट्ठा करते हैं डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से, उसकी भी एक कॉस्ट है। और जो सिस्टम हमारा काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी का मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। सच्चाई तो यह है कि जो आयकर विभाग है वो खौफ का पर्याय बना जा रहा है। स्पेशली जो ट्रेडिंग बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं वो इस बात को बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं। जिनके साथ बैठ करके बात करके डेडलॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए था और उनको इंस्पायर करना चाहिए था कि भाई टर्नओवर बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। वहाँ स्थितियाँ ये बन रही हैं कि सारे का सारा इकोनॉमिक सिस्टम बड़ी कंस्ट्रेंट्स में काम कर रहा है और आज वही कंस्ट्रेंट्स आपको ट्रांसफ़र भी हो रहा है। मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ, एक बड़े उद्योगपति हैं गोदरेज। उन्होंने कहा था कुछ समय पहले कि जो बिजनेस करने का जो माहौल होता है उसको बनाया जाना बहुत ज़रूरी। जो भी सोसाइटी के अंदर टेंशन बनी हुई और लंबे समय तक वो जो सस्टेन की जा रही है, मैम सबसे बड़ा नुकसान तो उसको वित्त मंत्रालय को होने वाला है, क्योंकि अनिश्चितता बढ़ रही है। और आज स्थिति ये है कि समाज की जो अनिश्चितता, सुरक्षा और जो टैक्स टेररिज्म का जिसका जिक्र अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता कर रहे थे, उसका जो असर पड़ा है उससे हिंदुस्तान से बहुत सारे उद्योगपति अपना कारोबार समेट के हिंदुस्तान के बाहर चले गए, एनआरआई बन गए। तो यही तो वो लोग हैं जिनकी मदद से हम पूरे इकोनॉमी को एक नया थ्रेशोल्ड दे सकते थे, नया काम कर सकते थे। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि अभी एक बैंक डूबी है। आरोप ये लग रहा है कि चलती हुई बैंक में से करीब 4,200 करोड़ रुपया साइफन किया गया। ये टेंडेंसी आ गई। अभी जेट एयरवेज के बारे में सुन रहे थे कि जो उसके प्रोमोटर्स थे उन्होंने भी उसमें से पैसा साइफन किया। बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं।
उनकी हालत एकदम से खराब हो जा रही है और टेंडेंसी ये बन रही है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उसके अंदर वही लोग उसमें से पैसा साइफन करके बाहर भेज रहे हैं। मुझे लगता है ये चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हैं। एक तरफ जब आप ये समाधान लेके आ रहे हैं, दिस काइंड ऑफ ए पीस मील सॉल्यूशन, अभी आपने कुछ लोगों को रियलाइज किया है, लेकिन आप कानून बनाना चाहते हैं कि बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उसमें से भी रिलेशन हो जाए तो आपको कुछ पैसा मिले जिससे कि बजट को आप पूरा कर सकें। लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं। मैंने आपसे बताया कि जो मुर्गी, जो बतख सोने का अंडा दे रही थी, उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसी तरीके से काम नहीं करेंगे और बतख को ही हलाल कर देंगे तो आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। अमर पटनायक जी। So when I used to be with the CAG, we used to write regularly about litigation and resolution of disputes. So in that context, when I have seen this regularly being written and no action, no really effort being made to resolve these tax disputes, this is really a welcome move. This bill looks at two aspects of appeals, that is those filed by taxpayers as well as filed by the IT department. So I really welcome this development. I only have certain caveats to say that whether the timeline is too stiff, because within that particular time, the taxpayer has to take care of whether the provision is super beneficial to him, and then after that, getting that money to deposit it and getting a certificate, that will take time. So probably the time frame is too stiff. The second point is, in a tax dispute, there are several issues which are mentioned. Now, the provision says that all the issues have to be settled for the case to be closed and not just separate issues. Now, that would probably create a problem for the income tax authorities as well as the taxpayer, because the taxpayer might feel that in certain cases he is on a very strong ground. The operationalization of the second aspect, which is the tax authorities filing appeals. Now, I don't understand why the taxpayer will now pay 50%, because he has already won against the appellate tribunal and feels that he is in a very strong ground. So why would he really give 50% and not wait for the court order to come? This could be operational issues. The third point is the income tax department officials now, as the circular says, have been given the 100% target to trace them. Now, that within the time frame may be very difficult and may result in things which are unintended. There is another aspect that is relating to the provision of immunity to appellant and revival of disputes. Bill says that the declaration filed by an appellant will become invalid if the particulars are found to be false. But at the same time, if he has already got a certificate, he is covered under immunity, and when subsequently the falsity or the truthfulness of a declaration is revealed, I really don't understand how both the things will operate at the same time, and is there a time frame for that? The third aspect is, relating to transfer pricing. So the government is, in this bill, there's a provision window to declare, to settle the transfer pricing disputes under the scheme. But it has kept the secondary adjustment provisions intact, which basically means that you have to get the money to India, repatriate funds to India, even if you go for settlement under the scheme. Is that the intention? The fourth point is, the amended scheme has provided options to the taxpayer either to pay notional tax on the disputed amount and take the benefit, or accept the reduced losses and pay nothing after accepting the additions and settle the penalty. Maybe, those companies who are planning to shut their business will resort to this. But whether the big companies who are big amount spending will take advantage of this, which I said this is a brilliant piece of legislation, but whether the big companies within this particular short time frame, and since their financial muscle, they have to go to the court and get a favorable decree, will be taking advantage of this particular scheme. We must remember that only 10%, only 10% was collected in the indirect taxes regime. Similar scheme was introduced. Here, there has been a much more liberal scheme, but still, I'm afraid that the operationalization will probably result not in too happy a situation for the government. So I support the bill, but these are the concerns that they express. Thank you so much. आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारी है प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पर संसद संवाद।
नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। कन्फाइनमेंट, लॉकडाउन, बहुत सारे बदलाव, किसी के लिए ये बहुत ही अच्छा अनुभव तो किसी के लिए बहुत कटु अनुभव। किसी को फैमिली के साथ समय बिताने का गोल्डन मौका मिला तो किसी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं भी आईं। यानी अच्छे बुरे अनुभवों के बीच चलते चलते हम कुछ शारीरिक समस्याओं से भी जूझे और कुछ मानसिक समस्याओं से भी। एक प्रॉब्लम जो बहुत लोगों ने फेस की वो ये कि हमारे स्किन का टेक्सचर लूज़ हो गया, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन पर हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रीन देख रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, वॉक नहीं कर पा रहे, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई और उससे हमारा स्किन का टेक्सचर लूज़ होता चला गया। हम अक्सर इसी पोजीशन में हैं, चाहे हम रीड कर रहे हैं, चाहे हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं। लूज़ बॉडी पॉस्चर, गर्दन झुकी हुई और लूज़ चेहरा, और साथ में हम बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल भी नहीं रख पाए इस समय में। आप अगर चाहते हैं कि बिना किसी कॉस्मेटिक के, क्योंकि आप कहीं बाहर किसी स्पा या कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तब भी आप नियमित योगाभ्यास करके, इनफैक्ट न भी जाएं तो भी नियमित योगाभ्यास करके आप पा सकते हैं ब्यूटीफुल स्किन, ग्लोइंग स्किन, और आप अपनी स्किन को स्वस्थ रख सकते हैं। एक ऐसी क्रिया जो आपको नियमित रूप से अभ्यास करनी है, षडमुखी मुद्रा। षडमुखी मुद्रा सभी लोग कर सकते हैं एक्सेप्ट पेशेंट्स ऑफ एस्थमा एंड पेशेंट्स ऑफ हार्ट एलिमेंट्स। अगर आपको हृदय से संबंधित परेशानी है या आपको एस्थमा है तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि पंच तत्वों से शरीर बना है एंड 5 एलिमेंट्स, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी कुछ बाहर है वो सब हमारे भीतर भी है, और 5 ही हमारी इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हमारा इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। आपकी आँखें, आपकी नाक, आपकी जिह्वा, आपके कान और आपकी स्किन। जब हम आँख को बंद कर लेंगे, नाक को बंद कर लेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे, कान को बंद कर लेंगे, तो जितना भी ग्लो है वो स्किन पर नेचुरली आ जाएगा, और इसीलिए इसका नाम है षडमुखी। 5 के मुख बंद किए और छठा आपका मन। तो जब इन 6 के 6 इंद्रियों को आप, 5 इंद्रियां और छठे मन को आप नियंत्रित कर लेते हैं, इसलिए ये प्रत्याहार जो योग का अंग है उसमें भी बहुत लाभकारी है और स्किन पर तो ग्लो लाता ही है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे षडमुखी मुद्रा का अभ्यास। षडमुखी मुद्रा के लिए कमर को सीधा रखते हुए अपने आसन में स्थिर होकर के बैठना, जीभ का पाई बना करके उससे श्वास भरना। श्वास को अपनी गालों में भर लेना, अंगूठे से कानों को बंद करना, पहली उंगली से आंखों को बंद करना, दूसरी उंगली से नासिका को बंद करना, तीसरी उंगली होठ के ऊपर और चौथी उंगली होठ के नीचे रखते हुए चिन लॉक लगा देना। ये ध्यान रहे कि आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, उंगली से सिर्फ बंद करना है हल्के से। फाइनल स्थिति में आप ऐसी ध्वनि सुनेंगे जैसे आप हवा की ध्वनि सुन रहे हो या फिर आप अंडर वाटर हैं। उस ध्वनि पर ध्यान टिकाना, जब लगे अब मैं और सांस नहीं रोक पा रहा हूँ, चिन लॉक खोलना, हाथों को हटा देना, नाक से सांस छोड़ देना। आँख खोलने की कोई जल्दी ना करें क्योंकि पूरा रक्त का संचार आपकी खोपड़ी की तरफ है। थोड़ी देर आँख बंद करके रुकें और फिर धीरे धीरे से थोड़ा समय रुकने के बाद आँखें खोल दें। इसका अभ्यास 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। क्रियाओं का तो नियमित अभ्यास करें ही, साथ ही आप अपनी स्किन को साफ रखें। सोने से पहले अपना चेहरा अच्छे से क्लीन करके सोएं। मौसम ऐसा है कि आपके पास आम खूब सारे हैं इस वक्त, तो आम खाइए भी और थोड़ा सा आम बचाइए भी। उस बचे हुए आम को पेस्ट बना करके अपने चेहरे पर अप्लाई करें, जिसको हम लेप कहते हैं, जिसको मॉडर्न भाषा में आप पैक भी कहते हैं। तो आम को घिस करके अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए, 20 मिनट लगा रहने दें और चेहरा धो दें। आप देखेंगे आपकी त्वचा ग्लो करने लगेगी। आप केले का लीप भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। हेल्दी खाएं, आप नीट खाएं, नीट दिखें, और प्राकृतिक खाएं, जिसे हम हैप्पी फूड कहते हैं, जो प्रकृति ने स्वतः आपको दिया है। रॉ फूड खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं और खूब पानी पिएं और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास बिल 2020 का उद्देश्य उन विवादों को भी इसके दायरे में लाना है जो विभिन्न कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों यानी DRT में लंबित हैं। विवाद से विश्वास योजना टैक्स पेयर के लिए डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों का निपटान का आसान मौका होगा। इस योजना से देश में प्रत्यक्ष कर के लाखों लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। Thank you, sir. I oppose this bill
As the name suggests, it is one of the most vivad scheme by the government and highly discriminatory against the honest taxpayers. It is like regular tax-paying persons got no relief, but dubious persons who government cannot impose what they preach. In many cases, tax payable is yet to be quantified. The scheme is if extended to such cases, will be yet another fraud perpetrated in the public side. For demonetization was publicized as an instrument to combat black money circulation. The irony is that the present scheme is coming into operation when the culprits are about to be caught. Like every amnesty scheme in the past, which has been quite a number, the honest taxpayers is likely to feel that the rulers have left them down. This is because of the fact that any amnesty scheme by which concessions are extended to defaulters is nothing but a premium for deception. Sir, I feel that this bill is approach of the government is सबका विश्वास कुछ लोग का फायदा के लिए. I conclude. P. Wilson. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. What sort of concession you will give for the honest taxpayer and the assessee who follow the income tax laws in true letter and spirit? At the outset, we would welcome the contents of the bill, not the title of the bill. The bill enables the government to collect revenues locked in litigation. But why is that the exemptions are given in clause 9? So far as clause 9A1, you fix a cap of 5 crores. Why do you fix that 5 crores? Is there any rationality behind? Then why is that you are not giving the benefit to the persons covered under 9A, 9B, 9D, 9E? What is the reason behind that? The amount that is to be paid for settlement are not attractive when compared with the Sabka Vishwas Scheme 2019. Honourable Minister, please clarify whether the bill will help to the persons who had paid the tax under protest that exceeded the requirement, whether it will be refunded to the taxpayer in settlement of the cases. And the Honourable Minister should also clarify that giving up the litigation for a settlement under this scheme should not be shown as a binding precedent for other assessment years, and you should not put against the assessees. The Act should reach all the sections of society so that people will understand, abide, and take the benefits under the Act. Having title in Hindi, the assessee in non-Hindi speaking states like Tamil Nadu will not understand the real benefit under the Act. Under Article 348 of the Constitution, it puts a complete embargo on a bill having text other than English. The body of the bill is in English, but the text of the bill is in Hindi. I would request the House not to pass this unless the title is amended. Sir, I rise to support the bill, but the only thing is that we must question why are so many disputes there in the first place. And the main reason is high targets are set up, which are impossible to meet, and poor assessees have to suffer because the tax authorities impose more and more on you. And the interesting thing is that when the assessee then goes in appeal, these are figures in the public domain, the department loses 65% of the cases at the CIT level, more than 65% of the cases at the tribunal level, and more than 70% of the cases at the High Court and Supreme Court level. So what is this? This is mockery of the whole system that you are punishing. Sirveer Singh ji. धन्यवाद महोदय। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक पर सरकार को काफ़ी कर प्राप्त होगा। माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत अच्छा कदम है, इसको बुला लेते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं। महोदय, प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों से जुड़ी
मुकदमेबाजी में कमी लाने के लिए सरकार की नई पहल से करदाताओं के बीच उम्मीद जगाई गई है। तमाम अदालतें और अपील अभिकरणों में ऐसे करीब 4.83 लाख मुकदमे लंबित चल रहे हैं, लेकिन विवाद से विश्वास नाम की यह योजना ऐसे तमाम करदाताओं के बीच बड़ी निराशा का सबक बन सकती है। महोदय, अगर कोई करदाता अपना मुकदमा हार चुका है और उसने अपील की हुई है तो इस योजना के तहत वह विवादित राशि का 100% जुर्माना एवं ब्याज छोड़कर चुकाकर मामले का निपटारा कर सकता है। इस तरह यह योजना कई करदाताओं के लिए विवाद को खत्म कर विभाग से मुक्ति का रास्ता दिखा सकती है। इसका मतलब है कि विवाद से विश्वास की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर कोई करदाता मुकदमा जीत चुका है और उसके खिलाफ कर विभाग ने अपील की हुई है तो इस योजना के तहत वह विवाद रकम का 50% जुर्माने एवं ब्याज के बगैर भुगतान कर विवाद का निपटान कर सकता है। इस तरह की स्थिति में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आखिर निचली अदालत में मुकदमा जीत चुके करदाता को विवाद रकम का आधा हिस्सा चुकाने के क्यों तैयार होना चाहिए। महोदय, मेरा सुझाव है कि हमारे देश की न्याय प्रणाली जो है बड़ी चरमचर है और जो समय सीमा तय की जाती है न्यायालयों में, उसी समय सीमा में तय होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। इतने नकूने निकाले जाते हैं कि उसको लिंगरोन किया जाता है और बहुत समय लग जाता है। दूसरा, न्यायालयों में जजों की बहुत कमी है, उसको भरना चाहिए, क्योंकि लोग न्यायालयों में चले जाते हैं और काफ़ी समय लग जाता है। कभी कभी करदाता जीत जाता है तो सरकार अपील में चली जाती है, तो ऐसे इल्झा कर रखा जाता है जिससे देश के लिए जो कर आना चाहिए करदाता से वो नहीं आ पाता है। तो सरकार और करदाता मिलकर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति ऐसा खेल खेलते रहते हैं जिससे देश को नुकसान होता है और कर की वसूली नहीं हो पाती है। तो इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, सख्त नियम बनना चाहिए। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कर कोई गरीबों पर नहीं है ज़्यादा है, मुश्किल से 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास सारा कर है ये, जो कि आज इतना बड़ा कर का हिस्सा है, तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कानून ऐसा बनना चाहिए, जो कानून बनाया जाए उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हम कानून तो बहुत बनाते हैं पर उन पर इम्प्लीमेंट कभी नहीं होता है, इसलिए ये कर बढ़ता चला जा रहा है, समय पर ये जमा नहीं हो पा रहा है। तो मेरा सुझाव है कि हमने जो कानून बनाया है बहुत अच्छा कानून है, हम उसकी सराहना करते हैं, पर उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रत्यक्ष कर विवादों के निपटान के लिए आम बजट में विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की गई। इस योजना में देश में प्रत्यक्ष कर के 4,80,000 से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। इस योजना के तहत तय समय अवधि से पहले कर का भुगतान करने पर करदाता को ब्याज और दंड से मुक्ति मिलेगी। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे अन्य सदस्यों की राय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।